प्यारे साथियों, जैसा कि सभी लोग दीपावली मना के आ चुके होंगे, तो मेरे हिसाब से आपने बड़े अच्छे से दीपावली मनाई होगी, सेलिब्रेट की होगी और मेहमानों के घर वालों के साथ सभी मिले होंगे। ठीक है, बातचीत की होगी, कुछ बातचीत में कुछ आया होगा कि आपने क्या तैयारी की या फिर अब तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कब होगा, मतलब ऐसा कुछ होता होगा, है ना। बिल्कुल, मैं जैसा मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, मैं भी कॉम्पिटिशन में हूँ अभी, ठीक है? तो ये स सारी चीज़ें हम भी फेस करते हैं, तो आप भी करते होंगे। तो मैं जैसा कि आज आपको एक बैनर देख के आप सभी लोग आए होंगे या फिर वीडियो देखने के लिए सभी लोग, तो ये मैराथन क्लास है। इस क्लास को मैं 2 भागों में लेके आया हूँ। आज लेके आया हूँ पार्ट 1 और इसके बाद में लेके आऊँगा पार्ट 2। तो कहने का मतलब है एक मैराथन क्लासेज है हमारा राजस्थान नाम से। हमारा राजस्थान नाम से कक्षा 6 की है। 6 की 2 क्लासों में मैराथन के रूप में हम पूरा पढ़ाएंगे। इसके बाद 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की जो भी है अगली जो भी बुक्स वो करवाएंगे। इसके बाद में 9th और 10th की तो चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो सामाजिक का जो भी भाग है वो हमारे द्वारा ऐसे करवाया जाएगा। ये जो क्लासें हैं कक्षा 6 के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि पटवार, रीट, कांस्टेबल, आर्यस, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, वीडियो, मतलब यहाँ जो भी नहीं लिखा है राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, जो कक्षा 6 की जो है पुस्तक, उसका नाम है कक्षा 6 पार्ट 1 या भाग 1। इसके अंतर्गत कुल 10 पार्ट है। राजस्थान का परिचय, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, फिर इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, फिर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, फिर है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, फिर राजस्थान का बौद्धिक स्वरूप, फिर है जल संसाधन एवं संरक्षण, फिर है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, फिर है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, फिर है लोक संस्कृति एवं कला। तो ये कुल मिला के 10 टॉपिक है। इन्हीं टॉपिकों को मैं आज आपके फर्स्ट वाले जो चार है टॉपिक, इन टॉपिक के बारे में अपन इस मैराथन क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे और बनने वाले सवाल वगैरह, ठीक है, और जो भी आप नोट करना चाहो साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज सारी आपको चीज बताने वाला हूँ, अच्छे से आप सुनेंगे अच्छे से। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने साथ में पढ़ने वाले बंधु सभी को इस क्लास के बारे में रूबरू कराइएगा। बिल्कुल, ये क्लास बड़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यही शुरू करता हूँ। मतलब कक्षा 6 के अलावा ये राजस्थान की हर भर्ती के लिए एक रामबाण है, बिल्कुल, ठीक है। और ये आपने पिछले एग्जाम दिए होंगे, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पता होगा। और वैसे मैंने जो ये टॉपिक के लिखे हैं हिंट है, उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि इससे संबंधित राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर ये सारे सवाल आते होंगे, ठीक है। अब मैं आपके जो इस टॉपिक को छेड़ रहा हूं या फिर शुरू कर रहा हूं, जो आप अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले क्लास 6 के जो पहले अध्याय है उसका नाम है राजस्थान एक परिचय, ठीक है। तो राजस्थान के एक पहले परिचय के रूप में पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है, जो कि एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको पता होगा विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। उसमें से सबसे जो बड़ा है वो अपने हैं, कौन सा महाद्वीप आप बताओगे? एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। आया समझ में? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा ये विश्व में मतलब ये स्थिति अपनी कहाँ रखता है। तो जैसा कि मैं यहाँ डायग्राम में आपको बता पा रहा हूँ, विश्व का मानचित्र क्या है, विश्व का मानचित्र बताऊंगा और उसमें भारत की स्थिति बता के इसके बाद ये बताऊंगा कि ये एक एशिया महाद्वीप है और इसके दक्षिण में जो देश है वो अपना प्यारा सा भारत है। चलो मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम रहेगा रफली के हिसाब से, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। तो ये उत्तरी अमेरिका रहेगा और इसके बाद में ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। फिर इसके साथ ही एक अपन का प्यारा सा है, क्या बोलते हैं उसे आप, उत्तरी या फिर अफ्रीका, क्या बोलोगे? अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका रहेगा। अफ्रीका के जस्ट बाद थोड़ी सी सीमा को लांघने के बाद
अपना प्यारा सा आता है क्या, भारत। क्या आता है, भारत। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये सारे फिर देश वगैरह या और महाद्वीप वगैरह जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, तो ये सारे आगे जाके मतलब ये रहेंगे आपके विशेष रूप से। तो मैं अभी बता रहा हूँ ये अपना क्या है, ये भारत, ठीक है। तो भारत ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा जो है कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। और इसके साथ में इसी के जो टच सीमा में जिसे आप क्या बोलते हो, यूरोप, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहेगा। क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने ये बताना चाहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपके एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मैंने लिखा है भारत की स्थिति। तो आप सभी को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में, किसके, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन है, भारत है। कौन है, भारत है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है, उसका क्या नाम है, भारत। आपको दो बातें अच्छे से समझ में आई। एशिया महाद्वीप का मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सॉरी महाद्वीप है। इसका मैंने डायग्राम से हल्का फुल्का आपको बताया है कि किस किस प्रकार से ये सारे देश वगैरह और महाद्वीप है। तो ये है यूरोप महाद्वीप और ये है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सॉरी, फिर अफ्रीका और फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर एक दो महाद्वीप होते हैं अंटार्कटिका वगैरह, ठीक है। तो कुल मिलाके कितने हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। तो 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका है एशिया। आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 6 की पहली लाइन में ऐसा लिख रखा है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए ये। और इसके बाद में भारत एशिया महाद्वीप के कहां स्थान पे है, दक्षिण में, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। आया समझ में। चलो इसके बाद में मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा कि ये हो गया एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा। इसके बाद में मैंने आपको बोलाया कि ये भारत की स्थिति के आधार पे जो दक्षिण में स्थित है। इसके बाद में सबसे बड़ा राज्य क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, आप सभी को पता होगा, कौन सा होगा बताओ। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पे अपना प्यारा राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। तो जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ा सा हाल फिलहाल में ये डायग्राम के रूप में थोड़ा सा बता देता हूँ राजस्थान की स्थिति के रूप में। तो चलो ये अपना मैं प्यारा भारत बना रहा हूँ, सभी अच्छे से देखना, अच्छे से, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज अगर खराब लगे तो आप मुझे माफ करना, ठीक है। मतलब आपको चीजें समझ में नहीं आई या फिर पसंद नहीं आई, मेरी कोशिश से मैं आपको सारी चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं डायग्राम बना पा रहा हूँ आपके, ये भारत से संबंधित मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा राज्य के रूप में है, सबसे बड़ा राज्य के रूप में कौन है, राजस्थान। ओके, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये अपन का प्यारा भारत, इसके अंदर ये राजस्थान। तो राजस्थान का पूछेंगे भाई क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कितना होगा क्षेत्रफल, बोलो सभी लोग। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आ रहा समझ में आप सभी को, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी समझ में नहीं आए, आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अगली क्लास के अंदर आपको इसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे या फिर सुधार देंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जो तीसरे अपन के पॉइंट है, सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जिसका वर्तमान क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आया समझ में। इसके बाद में देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा रहेगा, राजस्थान भारत के कितने भाग में स्थित है, ठीक है। राजस्थान भारत के कितने भाग में स्थित है, ये राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर आपने इससे संबंधित सवाल देखा होगा 10.41। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो ये भारत की जो भौगोलिक सीमा के रूप में आप देख पा रहे हो, इसका कुल क्षेत्रफल मतलब 100%, अगर ये माने 100% है, तो इसके एक 10.41% पे कौन सा राज्य है, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग
किलोमीटर। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, डायग्राम बनाया है जिस हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर वगैरह ये लद्दाख वाला ये क्षेत्र है जो कि धारा 370 और 35 से अनुच्छेद को रद्द करने के बाद जो बना है। पहले मतलब ये भारत के अंदर एक अलग धारा के रूप में था, धारा 370 के तहत। फिर ये अपना पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है राजस्थान का, ये गुजरात का, और फिर ये दक्षिणी जिले जो ये तटीय क्षेत्र वाले आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आपके रहता है प्यारा सा, क्या बताइए सभी लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और यहाँ आपके आता है लक्षद्वीप। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये द्वीपों पे बसा हुआ ये भी, इसकी राजधानी क्या है, लक्षद्वीप। क्या है, कवरती या कवारती। ठीक है, जो कि इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो इतना सब कुछ आपको मतलब एक राजस्थान सॉरी भारत की भौगोलिक सीमा के रूप में पता होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये पता होगा कि भारत का जो एक यहाँ पड़ोसी देश है, कौन है, कौन है, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कौन सा देश रहेगा, पाक। ठीक है, जिसके इरादे कभी भी सही नहीं रहे हैं, ये भारत के लिए हमेशा समस्या पैदा करता है, लेकिन भारत भी इससे अच्छे से निपटता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ की जो सीमा है भारत की, यहाँ की जो सीमा है इसे भारत की बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। कैसे सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का देश है जिसका क्या नाम है, पाक। ओके, पाक। तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। फिर इसके बाद में चीन की खूब सारी लगती है, आपको पता है। ठीक है, फिर भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये सारे हैं। फिर इसके बाद में म्यांमार का हो या फिर बर्मा का हो, म्यांमार का हो या बर्मा का हो। इसके बाद में ये आपका रहेगा यहाँ पे क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी भारत का एक राज्य है ना, सॉरी भारत का एक पड़ोसी राज्य है ना। ठीक है, तो पाक, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये पैमाना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मैंने जो देश दर्शाए हैं, हो सकता है आप कहोगे यहाँ पे कैसे आ गए, तो ये पैमाने से मेप नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद ये लक्षद्वीप और अंडमान। तो ऐसा करके देखते हैं तो भारत की एक अच्छी भौगोलिक सीमा लगती है। लेकिन अपन कहाँ पे थे, अपन थे राजस्थान भारत के कितने भाग पे है, तो कितने भाग प्रतिशत पे है, तो 10.41%। 10.41% मैंने आपको बताया। कुल कितना है भारत का, जो 100% अगर क्षेत्रफल मान ले तो मतलब 32.87 मान ले वर्ग किलोमीटर। 32.7 ये भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर जो भी इसकी है क्षेत्रफल। तो इसमें से जो राजस्थान है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आ रहा समझ में, 100% ये है। ठीक है, 10.1% ये। हाँ, ओके, ठीक है, ये चीजें अपन की 4 हो गई। इसके बाद में अब थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ये आपके जो छठी क्लास है उसकी 7वीं या 8वीं लाइन के अंदर है एकीकरण से संबंधित। मतलब मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा राजस्थान का। राजस्थान का डायग्राम बनाने के बाद आपको पता होगा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 के तहत आता है। कब आता है, 1 नवंबर 1956। तब आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर पहले क्या चीजें थी। तो आप सभी ने लगभग पढ़ रखा होगा कि एकीकरण के चरण चलते हैं, जिसके अंदर भारत के अंदर होते हैं 565 रियासतें, उनका चलता है एकीकरण। और इसके बाद जो राजस्थान है उसी एक चरण के रूप में चलते हैं, जिसमें राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने, लावा, निमराना, कुशलगढ़ वगैरह। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एकीकरण का आया है, तो कहने का मतलब ये है, ये वर्तमान जब आप राजस्थान देखोगे, वर्तमान जब आप राजस्थान देखोगे, ठीक है, जो राजस्थान आप देखोगे, तो कहने का मतलब ये वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है ये कैसे आया। ठीक है, तो 7 चरणों के तहत, 7 चरणों के तहत राजस्थान का एकीकरण चलता है, एकीकरण। ठीक है, 7 चरणों में, और फिर जाके वर्तमान स्वरूप आता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही भारत में 565 रियासतों का एकीकरण किया, चलो कौन इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चलो बोलो, लौह पुरुष के रूप में कौन माने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके साथ सहयोगी थे, उनका नाम क्या था, वीपी मेनन। ठीक है, भाई पटेल। ठीक है, ये भारत से, और इसके बाद में एक थे वीपी मेनन। इन दोनों के सहयोग से और अथक प्रयास से भारत जो एक
565 रियासतों के अंदर था, उसको उसका एकीकरण किया गया। फिर राजस्थान के अंदर भी अलग अलग रजवाड़े या रियासतें थी जो कि भारत के अंदर, सॉरी, इस राजस्थान के अंदर न रह के अपनी अलग ही सीमा और देश के रूप में रहना चाहते थे। तो उन सबको मनाया इन दोनों ने, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो राजस्थान का, तो 565 भारत की रियासतें, तो राजस्थान में कितनी, 19 रियासतें, कितनी, 19 रियासतें, ठीक है। और 3 ठिकाने, 3 ठिकाने, कौन कौन से ठिकाने, तो लावा, लावा, निमराना, निमराना, ठीक है, निमराना, और इसके बाद में कौन सा रहेगा, कुशलगढ़, ठीक है। तो इनका भी एकीकरण के साथ इनका भी कर लिया गया विलय, ठीक है। आप जो वर्तमान राजस्थान देख रहे हो 1 नवंबर 1956 के तहत आता है। तो ये होता है एकीकरण। ये सारी मैं चीजें बता रहा हूँ, क्लास 6 से लगा के राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपन सवाल बना रहे हैं, कॉपी मतलब यही सवाल बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये जैसे पूरे समझा दूंगा, इसके बाद में वन लाइनर लिखवा के बता दूंगा भाई ये चीजें होती है, ठीक है। अब हो गया एकीकरण। फिर मैंने बताया अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत के नक्शे में बता दिया कौन सा एकमात्र देश है जो भारत के अंदर यहाँ था, ठीक है, तो पाकिस्तान था ना। तो वही तो राजस्थान अपने भारत के अंदर स्थित है, तो यहाँ की जो सीमा है, यहाँ की सीमा है जिसे बोलते हैं, यहाँ की सीमा को 1070 किलोमीटर, ठीक है, 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर के अंदर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान के साथ करता है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। कैसी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ओके, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर, पाकिस्तान से लगे राजस्थान के वो जिले कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ क्या है अपन का, श्री गंगानगर, ठीक है। तो श्री गंगानगर, इसके बाद में क्या है, बीकानेर, बीकानेर, ओके, आ रहा समझ में आपको, ठीक है, गंगानगर, ओके। इसके बाद में कौन सा आ जाता है आपके, बोलो, जैसलमेर, ठीक है। आप बोल रहे हो, हम बोलेंगे कैसे, आप कमेंट कर सकते हो, ओके, जैसलमेर। इसके बाद जो जिला आएगा वो बाड़मेर रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा ऐसा कुछ था जो कि अभी भी कायम है, इसीलिए इसमें ये सीमा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। बिल्कुल राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं, ठीक है, 41 जिले हैं। तभी भी यही सीमा से यही बन रहे थे और आज भी यही 4 जो है जिले हैं जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070 किलोमीटर, किसके साथ, पाक के साथ। आ रहा समझ में आपको, ठीक है। फिर एकीकरण का बताया मैंने, ठीक है, कितने चरण, 7 चरण, 7 चरणों के तहत आया है, 7 चरणों के तहत आपके एकीकरण के 7 चरणों के तहत आया है ये आपके एकीकरण के 7। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं, ओके। 7 चरणों के तहत 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया। फिर है पड़ोसी राज्य। अब मैंने भारत के नक्शे में आपको बताया कौन कौन से हैं, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है राजस्थान के ऐसे कौन से राज्य है जो राजस्थान यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा मानो है पाकिस्तान के साथ, यहाँ राज्य भी होंगे। तो ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, 5 राज्य, कितने, 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ रहेगा आपके पंजाब उत्तर में, ठीक है, और पंजाब के जस्ट नीचे है हरियाणा, तो यह भी रहेगा आपके उत्तर में, पंजाब हरियाणा, ठीक है। इसके बाद में आपके रहेगा यहाँ, आपको कहो तो मतलब कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ओके। इसके बाद में यहाँ रहेगा आपके मध्य प्रदेश, क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, एमपी, ओके। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ क्या रहेगा आपका, गुजरात। तो आप सभी को पता होगा 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य। तो राजस्थान के साथ जो राज्य सीमा के रूप में है वो 5 राज्य हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है। तो आपको पता रखना यही है, पंजाब है सबसे ऊपर है, ये सबसे कम सीमा बनाता है, ओके, राजस्थान के साथ। और अधिकांश जो सीमा बनाता है
वो एमपी या मध्य प्रदेश है। अधिक सीमा आ रहा समझ में आपको, अधिक सीमा, ठीक है। न्यूनतम सीमा कौन है, पंजाब, ओके, न्यूनतम। आ रहा है आपको समझ में सारी बातें, ठीक है। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो अपन देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिले, ठीक है, जो कि अपन ने देख लिए थे अभी। कौन कौन से थे, कमेंट करके बताइए आप कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका था गंगानगर, इसके बाद बीकानेर, इसके बाद जैसलमेर और लास्ट में बाड़मेर। आया समझ में, तो ये भी अपन का हो चुका है। फिर मैंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में जिले, तो पहले कितने थे, 33, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 41 जिले, 41 जिले और 7 7 संभाग है। आ रहा समझ में, 7 संभाग है, बिल्कुल आपको याद रखना है कंफर्म करके, ठीक है। 41 जिले और 7 संभाग, और ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं और बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में ये जो थे, ये अभी अपन ने देख ली सबसे राजस्थान के सबसे उत्तरी, हाँ चलो ये छोर वाला है, वापस देखते हैं इसको, ठीक है। तो कौन कौन से छोर पे कौन कौन से राज्य है, तो सबसे उत्तरी कौन सा है, कौन सा है बोलिए, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर, ठीक है। और इसके बाद में पूर्वी देख लो तो धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी देखो तो जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। और इसके बाद में आप दक्षिण में देखो तो, दक्षिण में देखो तो बांसवाड़ा, ठीक है। और इसके साथ थोड़ी सी सीमा लगती है किसकी, किसकी, डूंगरपुर की। तो ये कैसे है सवाल अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये छोर के हिसाब से कैसे है। तो मतलब ये दे रखा है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, ये बताना रहता है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ राजस्थान का मैं मान लेता हूं ये है। तो सबसे उत्तरी यहाँ आपके कौन सा है, गंगानगर, ओके, सबसे उत्तरी। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा रहेगा, दक्षिणी, ये दक्षिणी, ठीक है। और ये आपके रहेगा पूर्वी, ठीक है। और ये रहेगा आपके पश्चिमी। आ रहा समझ में आपको, तो पश्चिम में कौन कौन सा था, जैसलमेर, आ रहा है। फिर यहाँ रहेगा आपके, मैंने बोला था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो दोनों रहेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। आ रहा समझ में आपको। इसके बाद पूरी की रूल मैंने क्या बताया है, धौलपुर। तो ये छोर का मतलब होता है राजस्थान का सबसे उत्तरी, राजस्थान का सबसे पश्चिमी, राजस्थान का सबसे सबसे दक्षिणी जिला और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। आ रहा समझ में, चलो ये चीजें भी आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद में है आपके, इसके बाद में एक टॉपिक है भारत में राजस्थान की स्थिति। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने एशिया में बताई थी स्थिति भारत की किसमें, दक्षिण में। तो भारत के अंदर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, किस क्या कहां हो जाएगी, भारत यहाँ है, तो भारत किसमें, पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में बताना आपको, ठीक है, पश्चिम में। ये पश्चिम में आप स्थिति भारत में बता दोगे। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार आपको पता है, कमेंट करके बताओ कितना है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से, 3 मिनट से 30 डिग्री, 30 डिग्री 12 मिनट, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आ रहा समझ में, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये रहेगा आपके क्या, ये अक्षांशीय विस्तार रहेगा, अक्षांशीय विस्तार। आ रहा समझ में। तो आप ऐसा कीजिए, कमेंट करके देशांतरी विस्तार बताइए, क्या रहेगा, देशांतरी विस्तार आप बताइए, ठीक है। इसके बाद में ये अक्षांशीय देशांतरी आप बताइए कमेंट में, ठीक है। इसके बाद में अब मैंने ये बताया कि सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर है, ठीक है। और सूर्योदय किस समय होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय किस में होगा, धौलपुर में, ठीक है। तो ये एक दे रखा है सवाल के रूप में, सबसे पहले और सबसे बाद में सूर्यास्त या सूर्योदय कहाँ होता है। तो जो मतलब जो पूर्वी जिला है, जहाँ जहाँ सूर्य पहले निकलेगा वहीं तो सबसे पहले होगा, ठीक है। तो यही राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, ठीक है। आ रहा समझ में आपको। इसके बाद में स्थलीय सीमा, तो मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी जो सीमा है 5920 है, कितनी है, 5920 है। तो जिसमें से आपके 1070 आपकी रहती है कौन सी, 1070 रहती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो आप घटा के देख सकते हैं पीछे कितनी कितनी रहती है। ये आपके हो गया
70, 1070 घटाओ, देखते हैं 12, ये 5, ठीक है, तो 4850 कर दूं मैं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है या फिर स्थलीय सीमा है जो ये रहेगी। ओके, आया समझ में आपको? ये रहेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर कुल सीमा बोले तो ये, ठीक है, इसके साथ स्थलीय सीमा ये और अंतरराष्ट्रीय सीमा तो 1070। आ रहा समझ में? ये भी आपके हो जाता है। इसके बाद में है, ये हो गया, ठीक है, ये आप बताओगे, ये भी हो गया। अब है, मैंने ये भी बता दिया है, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? एमपी। इसके बाद सबसे छोटी या फिर सबसे कम? पंजाब। फिर मैंने बताया एकीकरण से पूर्व रियासतें, तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इसके बाद ये अपन का पहला टॉपिक हो जाता है राजस्थान का एक परिचय। अब अपन देख रहे हैं अगले टॉपिक के रूप में राजस्थान का इतिहास, तो जुड़े रहिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कौन कौन से आए थे, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट के रूप में राजस्थान का इतिहास से संबंधित अंकों, चलो सेकंड पार्ट के रूप में अपन देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास समझाने से पहले मैं एक बार आपको राजस्थान से रूबरू करवा देता हूँ। तो राजस्थान वर्तमान स्वरूप कैसे आया, तो अपन ने नेक्स्ट क्लास के रूप में या फिर क्लास 10 के रूप में मैंने जब पढ़ाया था, तो आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उस क्लास में अच्छे से एक बार देख लेना। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, तो मैंने सबसे पहले बताया था 1949 से पहले वर्तमान राजस्थान से संबंधित कोई भी भौगोलिक सीमा जैसा नहीं था। इसके बाद सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस है, जो आयरलैंड वासी होते हैं, वो सबसे पहले राजस्थान या राजपूताना के रूप में राजस्थान का नाम नामांकित रेखांकित करवाते हैं। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड का बताया था मैंने, उन्होंने एक राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में इनको माना जाता है, जिन्होंने इसे सबसे पहले राजस्थान नाम दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार और फिर एकीकरण का चरण अपन देखा, आप भी एकीकरण के 7 चरणों के तहत वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान आया। इसके बाद अपन ने देखा था इतिहास का परिचय के रूप में इतिहास, ठीक है, अतीत की घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। फिर अपन ने राजस्थान का मुख्य रूप से काल विभाजन के रूप में इतिहास का काल विभाजन किया था, जिसमें अपने प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग के रूप में 3 कालों के अंदर विभाजित किया था। फिर अपन ने प्राक युग को आगे 3 भागों में बांटा था, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो उसी के बाद में अपन ने संस्कृति से रिलेट लिया था, कालीबंगा, गणेश्वर, ठीक है, वो सारी सभ्यताओं का एक काल लिया था और इसके बाद अपन ने नियमित रूप से राजस्थान का शुरुआत किया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो वर्तमान में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था विभिन्न क्षेत्रों के, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम या मध्यकाल में कौन कौन से हैं, तो आपकी क्लास 6 के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर यही बताया गया है कि मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, जांगल प्रदेश कौन सा है, मत्स्य प्रदेश कौन सा है, सूरसेन प्रदेश कौन सा है, मेवाड़ कौन सा, मरुकांत कौन सा और मरुआ। तो ये मैंने लिखा है मध्यकालीन राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम या क्षेत्रों के नाम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मारवाड़ मतलब आज का जो आप रेगिस्तान का इलाका देखते हो, मरुस्थल का जो क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो आपका मारवाड़ है, ठीक है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ओके। इसके बाद में है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश वर्तमान का आप ले लो नागौर, ठीक है, नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र है, नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र ये आपके रहेगा जांगल प्रदेश के रूप में, नागौर, और इसमें बीकानेर भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश में आप जयपुर ले लो, ठीक है, जयपुर अलवर, और मैंने आपको पढ़ाने के एक इकाई के रूप में बताया था कि मत्स्य प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो विराटनगर बताई थी, क्या थी? विराटनगर, ठीक है। फिर आता है सूरसेन, जो यूपी के, अभी मैंने मानचित्र बनाया था जिसमें यूपी की जो सीमा बताई थी, तो भरतपुर का वो क्षेत्र जो यूपी के जो मथुरा क्षेत्र है, मथुरा क्षेत्र जो सपाट क्षेत्र है, वहां का जो क्षेत्र है, मतलब थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र ले लो, ये मथुरा वाला क्षेत्र, और इसके बाद में भरतपुर वाला क्षेत्र है वो सूरसेन के अंतर्गत आता है, ठीक है।
इसके बाद मेवाड़ ले लो। मेवाड़ के अंतर्गत अपन ने देखा भी था वर्तमान में उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ठीक है, जो मतलब एक राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र में जो एक पट्टी थी उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा था अपन ने, मेवाड़ क्षेत्र। ओके, मेवाड़ का अपन ने एक वंश शुरू भी किया है, गुहिल राजवंश, ठीक है। मेवाड़ का एक पूरा एक राजवंश है जिसमें राणा शाखा के साथ और सिसोदिया शाखा के तहत। इसके बाद में है मरुकांतर। तो ये पुराने वेदों में ऋग्वेद वगैरह में ये नाम उल्लेखित है, ठीक है, मरुकांतर। फिर है मरु। मरु यही जब मारवाड़ बोला जाता था तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र था, मरु के रूप में केवल जोधपुर को अपन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मध्यकालीन राजस्थान के क्षेत्रों के नाम। अब इसके बाद अगर पूछे तो भाई कि महाभारत में या फिर महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो अभी मैंने आपको रेखांकित करवाया था। मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। आ रहा समझ में सभी को, विराटनगर। इसके बाद में मौर्योत्तर काल, एक राजस्थान में और पूरे भारत में एक मतलब एक वंशों का एक क्रम चला, तो उसी का एक मौर्य वंश था। मौर्य वंश के जैसे समाप्त हो जाता है उसके बाद में या फिर उसी के मौर्योत्तर काल की कालीन क्षेत्र है तो योदय प्रदेश था। योदय प्रदेश जो आपको बताया, अभी मैंने नक्शा बनाया था अपने मैप के रूप में, तो यह राजस्थान के सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन से थे मैंने बताया, गंगानगर। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र, यहाँ लोग यादव जाति के लोग रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को आपके कहा जाता है योदय प्रदेश। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्जुनायन, ठीक है। तो अलवर वगैरह ये क्षेत्र है जहां पर अर्जुनायन जाति के लोग रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता था अर्जुनायन। इसके बाद में है मालो, बिल्कुल हिस्ट्री में भी सेम ही है। भरतपुर के सटा हुआ क्षेत्र था जहां मालो जाति के लोग रहते थे, इसलिए इसे मालो क्षेत्र कहा जाता था। इसके साथ ही मालो हो गया सीबी, बिल्कुल ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वर्तमान का मेवाड़ है, मेवाड़ के आसपास जो उदयपुर वगैरह का क्षेत्र है, उदयपुर को ही शिवी जनपद के रूप में माना जाता था, ठीक है, जिसके प्राचीन नाम है मेदपाट और प्रागवाड़, जिससे मेवाड़ का वो आसपास का क्षेत्र आता है। इसके बाद में है वागड़ प्रदेश। सॉरी, मैंने यहाँ लिखा है बागड़, लेकिन अपन को लेना है वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश के रूप में अपन ने अभी राजस्थान के नक्शे के रूप में देखा था, सबसे दक्षिण में कौन सा था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये दोनों क्षेत्र थे, इनको वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वागड़ प्रदेश, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था, सॉरी, ये है वागड़ प्रदेश, अपन ने वागड़ प्रदेश के रूप में देखा था आपके पाली, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र मैंने यही आपके पास ऐसे नक्शा बनाया, तो डूंगरपुर और कोटा, ठीक है, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है, इन दोनों के क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है अलवर और भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र है, ये आसपास के क्षेत्र है, इसको कहा जाता है मालो के रूप में, अभी मैंने बताया मालो जाति का निवास स्थान। इसके बाद में ढूंढार क्षेत्र। ढूंढार क्षेत्र मतलब वर्तमान का जयपुर, ठीक है, वर्तमान का जयपुर था, जिसमें ढूंढार जाति के लोग रहते थे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और इसमें एक वंश ने जो शासन किया उसका नाम है कछवा राजवंश, कछवा राजवंश, ठीक है, जो मीणा को पराजित करके इसके बाद में शासन करते हैं। फिर है मांड या वल प्रदेश। ये राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं मांड गायिका के रूप में, मैंने आपको बताया था अल्लाह जलाई के बाई के रूप में जैसलमेर, ठीक है। तो इसे ही माल प्रदेश या बल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फिर रहा गुजराता प्रदेश। गुजराता प्रदेश, इसके आसपास के क्षेत्र, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को। फिर काठल नदी के आसपास, या फिर आपको पता है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, जब ये माही नदी यहाँ से प्रवेश करती है तो एक यू आकार के अंदर वापस प्रवेश कर जाती है राजस्थान से। तो इसके अंदर जो प्रतापगढ़ के आसपास जो ये क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, तो उसे ही मैंने बताया आपको काठल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। माही नदी के आसपास का क्षेत्र है जिसे प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है, काठल के नाम से जाना जाता है। ये आपको सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इससे संबंधित आपको कोई भी सुझाव है वो आपके इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर शेखावाटी क्षेत्र, चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू जो आज के क्षेत्र है वही थे शेखावाटी क्षेत्र के रूप में। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अपन के दूसरे टॉपिक हो जाता है। इसके बाद आप लगे रहिए, बिल्कुल क्लास छोड़ के मत जाइएगा, अगले मिलते तीसरे टॉपिक के रूप में।
तो इतिहास के परिचय के बारे में अपन ने जाना कि इतिहास क्या होता है वगैरह इसके बारे में, और कौन कौन से युग थे इसके बारे में अच्छे से अपन ने देखा। और एक बाद में पता किया राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र थे उनके नाम क्या क्या थे। इसके बाद में जो अपन का जो अगला वाला जो टॉपिक है वो है अपन के तीसरा, इतिहास जानने के स्रोत। तो आपको पता होना चाहिए इतिहास जानने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत है, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है अभिलेख या फिर ताम्रपत्र पर या फिर स्मारक के रूप में या फिर कहीं मंदिर या फिर कुछ बना रखा है तो उसके ऊपर प्रस्तर शिलाओं के रूप में जो भी पुराने समय का जो लेख वगैरह या फिर प्रशस्ति वगैरह जो अंकित कर रखी थी वो सारे के सारे होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इसके बाद में होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है उस समय जो राजा महाराजा थे वो अपन के पास अपने एक विशेष प्रकार के दरबार के अंदर कवि के रूप में रखते हैं, तो उनके द्वारा जो ग्रंथ वगैरह रचित किए जाते थे उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि यहाँ बताया गया अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख का मतलब होता है कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी प्रस्तरशिलाएं या फिर स्तंभ के रूप में जिन पर राजा महाराजाओं की पूरी वंशावलियां वगैरह और उनसे संबंधित पहले कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही थी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और मतलब कौन कौन सी रीति रिवाज संस्कृतियां थी उनके बारे में, और राजा के वंशज के रूप में जो सॉरी जानकारी मिलती है तो वो होते हैं अभिलेख। तो मुख्य रूप से जैसे अभिलेखों का आपने यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे घटियाला अभिलेख जो प्रतिहार राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, मंडोर में जो शाखा के रूप में जो शासन करते हैं उनके बारे में जो उल्लेख है या फिर उनका जो वर्णन बता रहा है वो घटियाला अभिलेख बताता है, ठीक है। इसके बाद में है चौहानों का इतिहास है, वो बताता है बिजोलिया का शिलालेख, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ शिलालेख के माध्यम से या फिर अभिलेख के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। फिर ये स्मारक या फिर पुराने समय की जो क्षत्रिय वगैरह या फिर उन पर जो लिखे गए थे वो स्मारक, फिर ताम्रपत्र, मतलब एक पुराने समय के जो ताम्रपत्र या पत्रों पे जो लिखे जाते थे मतलब एक लेख के रूप में, तो उसे, तो इन सब का अगर माने कि इनकी उपयोगिता क्या है, अभिलेख, स्मारक, ताम्रपत्र, तो इनसे संबंधित यही उपयोगिता है कि पुराने समय की उस टाइम जो इतिहास में चल रही थी व्यवस्था है उसके बारे में पता लग सकता है, मतलब उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं कैसी थी। तो यही आपकी क्लास 6 के अंदर यही बता रखा है पुरातात्विक स्रोत के रूप में। फिर इसके बाद में साहित्यिक स्रोत के रूप में, तो आप सभी को पता होना चाहिए उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो जयानक नाम के एक है विद्वान थे, इन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम के एक लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने चौहान वंश के इतिहास के बारे में अच्छे से लिखा, उनकी उपलब्धियों के बारे में, चौहान वंश कितने ज्यादा फली फूलित हुए या फिर उनकी वीरताओं के बारे में। इसके बाद में एक विद्वान थे जिनका नाम था नयन चंद्र सूरी, ठीक है, नयन चंद्र सूरी, इन्होंने हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के माध्यम से चौहानों के इतिहास के साथ साथ इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का, आपको पता होगा रणथंभौर के किले पर अमीर के समय जब अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में, मतलब उसकी जो विजय थी रणथंभौर पर, उसके बारे में ये सारा उल्लेख है। इसके बाद में है पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ है जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने, मतलब चंद्रबरदाई वही जो अपन ने इतिहास से संबंधित जानकारियों में जैसे पढ़ा था कि इनका एक अग्निकोण से संबंधित सिद्धांत था, मतलब कैसे ये राजपूत राजवंश कैसे आया। तो मतलब ये साहित्यिक स्रोत क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतिहास में या फिर अतीत में क्या था, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी जो आज से व्यवस्थाओं के समकालीन है या फिर कैसी है उनके बारे में जानकारी। इसके बाद में जालोर से संबंधित एक है कानवदेव प्रबंध, ठीक है, जिसको लिखा है पद्म नाम में, जिसमें जालोर का शाखा वगैरह और एक कहानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की, मतलब वो माना जाता है ना एक पुराना सा किस्सा, ठीक है, तो उसके बारे में कानवदेव प्रबंध के अंदर इशारा है। ये ग्रंथ का नाम है और पद्म नाम ने इसे लिखा है। फिर है दलपत विकास बीकानेर वंश से संबंधित है और इसमें इसको जो लिखा है वो दलपत सिंह ने लिखा है, तो उनकी उपलब्धियों के बारे में। फिर है वचनिका, बिल्कुल ये सवाल कई एग्जाम में आया है, ठीक है, वचनिका, तो वचनिका किसने लिखा है, खीड़िया जग्गा, कौन है, खीड़िया जग्गा, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले कोई ना एग्जाम में जरूर आया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ और है, जैसे ख्यात किसे कहते हैं, तो राजपूत राजवंशों से संबंधित, राजपूत राजवंशों से संबंधित उनका वंश क्रम, उनसे संबंधित सारा, स्थापना कब हुई थी, किसका राज्यारोहण के रूप में, किसने अपने स्थापना के समय क्या किया था, उन सब के बारे में जो ख्याति होती है उसे ही ख्यात के रूप में अंकित किया जाता है। इसके बाद में अगर ये मैं कहूं कि वंशक्रम वगैरह बारे में किसको क्या होती है, ये ख्यात होती है। इसके बाद कुछ मुख्य रूप से है, जैसे यात्री के रूप में कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी भारत की मतलब यात्रा से संबंधित एक और भी पुस्तक है वो। इसके बाद में सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा थे, उनकी जो दरबारी कवि के रूप में थे, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा। इसके बाद में कविराज श्यामल दास, ठीक है, इन्होंने जो एक विशेष रूप से कृति लिखी है उनका नाम है वीर विनोद। यह भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद में आपके रहेगा विश्वेश्वर नाथ रेहू, ये भी एक अच्छे माने जाते हैं, जिन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा। तो तीसरे पार्ट के अंदर यही बताया गया है, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। एक पुराने पत्रों पत्थर शिलाओं पे अभिलेख स्मारक या ताम्र पत्र के रूप में, जैसे घटियाला प्रतिहारों का, बिजोलिया जो अभिलेख था, शिलालेख था जो चौहानों का। इसके बाद में था साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंदर वो सारे ग्रंथ आते हैं। आगे अपन मिलते हैं। चलो अगले हिसाब से अपन मुझे लग रहा है आप सभी जुड़ रहे होंगे, ठीक है। तो चौथे टॉपिक के रूप में अपन देख रहे हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। वैसे तो राजस्थान में सभ्यता स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन इन चारों से संबंधित कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेरार से संबंधित राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत सवाल आपने देखे होंगे। पिछले परीक्षाओं के अंदर आपने अगर देखा होगा, जांचा होगा, तो आपको पता चल जाएगा होगा कि किस प्रकार से ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसी इतिहास के अपन सभ्यता स्थल के रूप में अगर देखना चाहे तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर ज्यादा हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं आते। तो सबसे पहले मैं एक रेखांकित के रूप से बता देता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने लिखा कालीबंगा सभ्यता स्थल के रूप में। इसके बाद में मैंने लिखा है आपकी आहड़, ठीक है, आहड़ को आगाड़पुर भी कहा जाता है। और इसके बाद में है गणेश्वर, गणेश्वर, ठीक है। और गणेश्वर के बाद में जो अगली क्लास के रूप में है या फिर अगली सभ्यता है जो कि है बेराट। अब ये सभ्यता स्थल है, इन सभ्यता स्थल को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बस 3-4 फॉर्मूले हैं जिस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि इन सभ्यताओं के रूप में मतलब किसने किस प्रकार से खोज की थी। तो खोज के रूप में आप देखो तो इनका रहेगा आपके अमलानंद, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के रूप में आप देखोगे इसे, ठीक है, अमलानंद घोष के रूप में इन्होंने खोज की थी। और इसके बाद में इसका आप देख लोगे आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, ठीक है। और इसके बाद में आप देखोगे इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो आपके रहेगा इसमें आहड़ के रूप में आपको अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, ये अक्षय कीर्ति व्यास के रूप में रहेगा, जिन्होंने इसकी खोज का इनको श्रेय माना जाता है। फिर अगर उत्खनन के रूप में कोई विशिष्ट स्थान है तो आप उसके बारे में लिखोगे आरसी अग्रवाल, कौन है, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित। इसके बाद में आपके जो सभ्यता का अगला जो है, इसके अंदर भी बिल्कुल अक्षय कीर्ति व्यास ने जो खोज के रूप में और इनकी जो सैम रहता है। फिर इसके अंदर आप कहो उत्खनन कर्ता के रूप में, उत्खनन कर्ता के रूप में अगर आप कालीबंगा से लोगे तो कालीबंगा से रिलेटेड आपको पता होगा, ठीक है, इसमें बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर, इन लोगों ने मिलकर मतलब इस क्षेत्र का खोज की। अब आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए इनसे संबंधित क्या है। वर्तमान में आपको ये पता होना चाहिए कौन कहाँ पे, जैसा कि कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में, आ रहा समझ में आपको, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। फिर है आहड़, आहड़ जो कि है उदयपुर में, ओके, उदयपुर में। फिर इसके बाद में है गणेश्वर, गणेश्वर पहले तो नीम का थाना तहसील और सीकर में रहता था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा आपके नीम का थाना, एक जो नया जिला बना है नीम का थाना वहीं रहेगा, ओके, नीम का थाना। फिर इसके बाद में मैंने बताया आपको बेराट, जो बेराट है वर्तमान में आपके
रहेगा कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, कोटपुतली पुतली बहरोड, ये है राजस्थान का एक नया जिले के रूप में उस जिले के अंदर ये स्थित है। कोटपुतली ये अलवर से संबंधित और ये जयपुर से संबंधित, तो इसी प्रकार से वर्तमान में ये जिलों के अंदर रहेगी। और इसके बाद अब आपको एक एक थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा पंजाबी शब्द होता है, बंगा का मतलब होता है चूड़िया, तो मतलब काले रंग की चूड़िया। क्या अर्थ रहेगा इसका? काले रंग की, काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया, ये इसका अर्थ रहेगा, ठीक है। और अगर आहड़ के रूप में बोले तो आहड़ के अंदर क्या है कि इसकी जब खोज की गई थी तो ये दो टीलों के रूप में मिला था, ठीक है। तो रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को धूलकोट कहा जाता है। क्या? धूलकोट, ओके, धूलकोट, ठीक है। और इसके अलावा इसका और नाम अगर बोले तो बनास संस्कृति, ओके, बनास संस्कृति के रूप में, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होगा तो गणेश्वर के रूप में, गणेश्वर के रूप में जो सभ्यता थी, मैंने आपको बताया ये खोज किस प्रकार, उत्खनन किस प्रकार हुई। तो गणेश्वर सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ताम्रकालीन, ये ताम्रकालीन संस्कृतियों की जननी है, ताम्रकालीन संस्कृतियों की जननी है, ताम्रकालीन संस्कृतियों की क्या है? जननी मानी जाती है। और यहाँ क्या मिला है? और यहाँ मिला है मछली का कांटा, मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है ना, आपने देखा होगा जो समुद्री इलाके या वगैरह होते हैं वहां पर मछुआरों द्वारा पकड़े जाते हैं, तो मछली पकड़ने के कांटा, पकड़ने के कांटे मिले हैं, ओके। इसके बाद में अगर आप इसका देखोगे तो सॉरी, इसका आप देखोगे तो यहाँ एक भाबरू अभिलेख मिला है इसी बेराट के पास में, भाबरू अभिलेख, और मतलब मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिली है, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिली है, जो कि किसका? अशोक के रूप में, सम्राट अशोक के रूप में इनकी जानकारी देते हैं। ये सारी जानकारी होने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कालीबंगा से संबंधित क्या जानकारी पूछी जा सकती है। तो कालीबंगा से संबंधित ये जानकारी पूछी जाएगी कि वर्तमान में कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है वो कितने चरणों में हुआ? कितने में? 5 स्तरों में, ठीक है। इसका 5 स्तरों में खुदाई हुई है। तो जिसमें जो पहले के 2 स्तर है, पहला और दूसरा स्तर, ये हैं जो हड़प्पा से भी पहले के हैं, हड़प्पा से भी पूर्व के, ठीक है। और इसके बाद में इसके जो तीसरा, चौथा और पांचवा, बाद के ये तीनों स्तर है, इन तीनों स्तर के रूप में ये हड़प्पा के लगभग समकालीन माना जाता है, हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। तो इसी प्रकार, और अगर पूछ ले चलो ये इतने हुए, लेकिन अगर ये पूछ ले तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा है जो वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पे है, घग्गर नदी, ठीक है। अगर पुराने टाइम माने तो दृष्टवती नदी के किनारे मानी जाती है, ठीक है, दृष्टवती या कहो या फिर सरस्वती, और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो कि है आयड़ नदी है, आयड़ नदी, क्या नाम है? आयड़, आयड़ नदी के जो किनारे स्थित है उस सभ्यता को आयड़ की सभ्यता कहा जाता है। फिर आपकी है एक सभ्यता के रूप में कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, ये आपके है कांतली नदी के किनारे, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित ये फैक्ट है जो मैंने लिखवाए हैं, ये राजस्थान के हर एग्जाम से संबंधित है, और आपने देखा होगा पिछले जो प्रश्न पत्र है उनसे संबंधित ये सारी जानकारी मिलती है। और इससे संबंधित बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे लोककालीन एक क्षेत्र बताओ, नोह कहाँ था? भरतपुर, ठीक है। फिर एक था बालाथल, ठीक है, बालाथल कहाँ था? उदयपुर, कहाँ था? उदयपुर। तो इसी प्रकार फिर सुनारी, सुनारी कहाँ था? झुंझुनू, ठीक है, सुनारी झुंझुनू। इसके बाद में जोधपुरा। अब आप सोचोगे जोधपुरा, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। तो ये भी एक लोककालीन क्षेत्र था। जोधपुरा कहाँ था? ये आपके था जयपुर में। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के राजस्थान के अंदर पुरातात्विक स्थल या फिर सभ्यता स्थल है, जिसके बारे में आपकी क्लास 6 के अंदर जो है महत्वपूर्ण रूप से बेराट तक के
क्षेत्र दिए गए हैं और बहुत सारे जो मैंने अभी जो बताए हैं इनके संबंध से पूछा जाता है। नौ है जो किस जिले में है और बालाथल है वो किस जिले में है, और इसके बारे में जो आगे की जानकारी है ये मैराथन क्लास के रूप में अपन का पहले से 4 टॉपिक हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद अपन अगले टाइम जब भी टाइम मिलेगा एक और मैराथन लेके आएंगे, ये पार्ट 1 रहेगा। कौन सा? पार्ट 1। इसके बाद बनेगा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर ये आपका सारे क्लियर किए जाएंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके काफी काम आई होगी। इससे संबंधित बहुत सारे हैं जो मैंने मुंह से बोल के भी बताया, ठीक है, जो आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को सुनना, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आघाटपुर जैसे बोला था तो मैंने नोट नहीं किया है, तो ऐसी बहुत सी जानकारी जो मैंने बोली है और नोट नहीं की है, तो ये सारी की सारी आपको देखी होगी, आपने समझी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट के रूप में सुझाव छोड़ सकते हैं कि सर इसमें ये सुधार करना चाहिए या फिर आगे ये कुछ किया जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अगर आप ये भी बताओगे कि हम जो ये अभी आज का जो तरीका अपना रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, समझाते हुए चल रहे हैं, आप नोट भी कर पा रहे हो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे आप सारणी बना लेते हो, सारा समझ में आ जाता है और सारे सारे सवाल आ जाते हैं, फिर भी आप कहोगे कि सुझाव भेज सकते हो कि लिखाने का या फिर पढ़ाने का तरीका सही है या फिर नोट्स लिखवाएं साथ साथ में, वो आपके कमेंट है वो आमंत्रित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगली क्लास के